जैसा कि उत्तर प्रदेश का बजट पास हो चुका है इस साल का 2025-26 का 20 फरवरी 2025 को पास हुआ है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि ये आने वाले जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम हैं और कभी कभी क्या होता है कि केंद्र सरकार के एग्ज़ाम में भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादा इसका चर्चा जो है उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में होगा। कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चर्चा में क्यों है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए की बजट विधानसभा में पेश किया। इसके मुख्य बिंदु के बारे में, बजट के बारे में, सरकार ने बजट में युवाओं, किसान, महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया है। इस बार बजट में समाज के हर वर्ग, गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, आम लोगों के बारे में, उनकी ज़रूरतों के बारे में पूरा करने का प्रयास किया गया है। यह वास्तव में जनहित बजट है, मतलब जनता के फेवर में बजट कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने नए बजट को सनातन धर्म के सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा के अनुरूप लिया है। किसके अनुरूप? ये क्वेश्चन बन सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसकी अवधारणा पे इन्होंने लिया। कुल बजट जो है 8,08,736 करोड़ रुपए कुल मिला के हैं इसमें। और ये 2024-25 के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा हुआ है? 9.8। इम्पॉर्टेंट लाइन निकल के आती है कि 9.8% बढ़ा हुआ है। 8,08,736 करोड़ रुपए जो है टोटल है। आगे डिस्कस करते हैं, आगे इसका क्या बात है। तो बजट में 28,478 करोड़ लाख रुपए जो है कई नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, मतलब इसमें कई नई योजनाएं भी आए हैं। तो हम पूछेंगे कितना ऐड किया गया है, तो ये वाला जो डेटा है ये 28,478 करोड़ 34 लाख, ये चीज़ें, ये आंकड़ा कितनी योजनाएं शामिल की गई हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आय जो है 93,000 रुपये से अधिक है, ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आय कितनी है? 93,000 रुपये से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों के बीच कर प्राप्तियां में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में सबसे अधिक है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा टैक्स कौन पा रहा है? उत्तर प्रदेश पा रहा है। अभी तक ये रिजर्व बैंक का डाटा है। फिर प्रदेश में जीडीपी वित्त वर्ष 2017-18 की जीडीपी 12.89 लाख करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर कितना हो गई है? 27.51 लाख करोड़। जीडीपी भी बढ़ी है और दुगना कह सकते हैं सीधे 12 × 2 24 हो जाए, 24 से ज़्यादा ही है, लगभग 2.5 गुना मान सकते हैं। और वर्ष 2023-24 में भारत देश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% रही है। भारत की वृद्धि दर कितनी थी जीडीपी की? 9.6, यूपी की 11.6 थी। ये डेटा है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2.97% है। भारतीय रिजर्व बैंक FRBM अधिनियम में निर्धारित 3.5% की सीमा कम है। ये चीज़ भी है। नेक्स्ट पेज, प्राप्तियां और व्यय के सारांश के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि प्राप्तियां आती कहाँ से, जाती कहाँ है, इसका बात करेंगे। तो इसमें जैसे देखिए लिखा गया है कि अन्य व्यय या पूंजीपति व्यय की बात कर रहे थे। सबसे पहले इसमें व्यय की बात कर दिया कि मतलब कहाँ कहाँ व्यय हो रहा है। तो इसमें अन्य व्यय जो है लगभग 16.8%, पूंजीगत परिव्यय जो है 20.4%, ऋणों का प्रतिदान जो है 6.4% है, और ऋण एवं अग्रिम जो है 1.1% है, और सहायता अनुदान 6.4% है। वेतन सरकारी कर्मचारियों के लिए 12.4% है, और उसके बाद वेतन में सहायता प्राप्त संस्थान जो है वो 9.2%, पेंशन में 11.2 है, और ब्याज में 7.9 है। स्थानीय निकाय और सनुदेशन में 3.3 है, और सब्सिडी में ये है 4.3% है।
आगे ये तो था रुपया जाता कहाँ है, अब डिस्कस करेंगे रुपया आता कहाँ से है। तो इसमें रुपया आता कहाँ से है तो इसका डिस्कशन है। इसमें बता रहा है कि ऋण और अग्रिम वसूली से 0.4%, स्वयं कर राजस्व से 37.4% और करोत्तर राजस्व में 3.1%, और केंद्र करों में राजस्व संख्या 32.2% है। और केंद्र सरकार की सहायता अनुदान में 11.1% है। लोक लेखा 1.2% और लोक ऋण 14.2%। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है। तो सबसे ज़्यादा की जब बात करेंगे हम लोग तो ये निकल के आता है, आप लोग खुद ही देखिए 37.4 और 32.4। तो ये है स्वयं, मतलब ये खुद के टैक्स इतना कलेक्ट कर लेता है स्वयं से, और केंद्र से कितना मिलता है 32.4। तो अगर देखा जाए इस तरह से तो लगभग 70% जो मतलब पैसा होता है सरकार को, ये स्वयं के राजस्व से, टैक्स से, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स से मिलके कलेक्ट हो जाता है। और पीछे देखते हैं सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा खर्च की अगर बात होगी तो इसमें देखे हैं 9.8 और ये 16.99। तो इसमें निकल के निष्कर्ष आता है कि जो पूंजीगत परिव्यय होता है उस पे होता है, पूंजीगत परिव्यय पे, और अन्य व्यय उसके बाद दूसरे नंबर पे लग रहा नहीं। फिर सरकारी कर्मचारियों को दूसरे नंबर पे, तो पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है खर्च में, और तीसरे नंबर पे कौन हो सकता है, तीसरे नंबर पे नहीं इसमें उल्टा हो गया, अन्य व्यय दूसरे नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है और तीसरे नंबर पे ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए इस बार दिखा रहे हैं कि कैसे 2015-16 में, 2016-17 में, मतलब हर साल में बजट में बढ़ोतरी कितनी कितनी हुई है। देखिए पहले 14 था, फिर ऐसे बढ़ता गया है। एक बार डिप आया है बजट में, आप देखेंगे वो डिप आपको दिख भी रहा होगा, 2020-21 में कोरोना काल था, इसमें बजट में डिप आया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी कितना घटा था, ये -2367 करोड़ रुपए ये डिप आया था, घटाव मतलब राजस्व व्यय बचत किया गया था इतना, क्योंकि उसमें काम ही नहीं होता। और ये देखिए लाइन बनी हुई ना, जो ब्लैक लाइन है वो राजस्व प्राप्तियों को दिखा रहा है, और जो रेड लाइन है राजस्व व्यय को दिखा रहा है, और ये राजस्व बचत का है। तो देखिए बढ़ती ही जा रही, मतलब हमारा अगर ग्राफ ऐसे देखा जाए तो बढ़ती जा रही इस तरह से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कहानी होती है। अभी देखिए राजस्व प्राप्त के प्रतिशत के रूप में विभिन्न संकेत कहाँ कहाँ से मिलता, कितना कितना परसेंट मिलता है। देखिए राजस्व बचत कितना होता है, वेतन, पेंशन और ब्याज पे और ऋण सेवा पे, ये पूरे चार्ट बना के इसमें दिखाया गया है। ये ऐसे से देखिए इसमें है, और इसमें देखिए तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हम लोग। इसमें दिया है कि राजकोषीय घाटे के अपघटन करोड़ों रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राजकोषीय घाटा अगर देखा जाए कब लगा था। ये वही कहानी है कि पूंजीगत परिव्यय और शुद्ध बचत व्यय, तो इन सब की बात किया जाए तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है 2020 में हम लोगों ने पूंजीगत परिव्यय किया था। ये है 2020 वाला आंकड़ा। फिर उसके बाद जो है इसमें देखेंगे, अगर पूछ लेगा कि 2025 की क्या स्थिति है। 2025 में पूंजीगत परिव्यय बढ़ा है और शुद्ध प्रदत्त ऋण अग्रिम भी, देखिए ये कंडीशन बनता है, और फिर राजस्व बचत के ऊपर इतना हुआ है, बहुत कम राजस्व बचत हो रहा है देखा जाए तो। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्या कहानी बढ़ती है। फिर क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। क्षेत्रों का विवरण के मतलब हर क्षेत्र में, सबसे पहले हम बात करते हैं MSME, जिसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम कहते हैं। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान वित्त वर्ष 2024-25, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास शुरू करने के उद्देश्य से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर सूक्ष्म उद्योग की स्थापना करना। इसके लिए सरकार ने कितना रुपया दिया है, 1000 करोड़। मतलब युवाओं को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद उसमें सरकार ब्याज भी, मतलब पैसा भी देगी। तो ये सब 1000 करोड़ रुपये दिएगा। फिर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में कितना दिया गया है, 225 करोड़ युवा स्वरोजगार में। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के हथकरघा उद्योग प्रदेश की सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन रोजगार उपलब्ध कराता है, वो हथकरघा है।
प्रदेश में 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं 80,000 हाउस होल्ड हैं। इसका मतलब इतने पर्सन है, हाउस होल्ड मतलब इतने लोग घर का पूरा घरों में हथकरघा का काम करते हैं। प्रदेश में 2.58 लाख पावर लूम कार्यरत हैं। इतना तो इतने पावर लूम कार्यरत हैं और जिसके माध्यम से 5.50 लाख पावर लूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो इसकी कहानी क्या होती है फिर कि पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क स्थापित और 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था। अगर पूछा जाए पीएम मित्र योजना क्या है तो ये टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने के लिए है। सूर्य मित्र वाला मत समझ लीजिएगा, पूछ सकता है। पीएम मित्र योजना किसके लिए है? टेक्सटाइल पार्क के लिए। अपने पीएम जो है अपने मित्रों को टेक्स्ट भेजते हैं। 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था। पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 150 करोड़ और वस्त्र गारमेंटिंग योजना के लिए 150 करोड़। ये 150 करोड़ 150 करोड़ दोनों को मिला 300। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम योजना में 400 करोड़ दिया गया है। ये अटल बिहारी पावरलूम योजना। फिर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 461 करोड़ रुपए बजट में दिया गया है। डिफेंस के लिए कि मतलब सरकार अपनी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर सकती है। अवस्थापना और विकास के लिए कितना 22% राशि आवंटित की गई है। जल विद्युत परियोजना के लिए 3,953 करोड़। जल विद्युत मतलब बिजली जो बनाई जाएगी ज़्यादातर हाइड्रो पावर प्लांट से बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के लिए 9,000 करोड़ रुपए। आगरा एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 900 करोड़ रुपए, 9,000 नहीं 900 करोड़। तो ये अभी बन रहा है, मैं मतलब देख के आया हूँ, अभी बन रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार हरिद्वार का किया जाएगा, मतलब ये आगरा से जोड़ते हरिद्वार। और मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मार्ग कॉरिडोर का निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के माध्यम से श्रेणी इलेक्ट्रिक बसों का क्रियान्वयन 100 करोड़ रुपए तथा चार्जिंग स्टेशनों के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस बार मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ मतलब कि गाँव को भी कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिसमें 50 करोड़ के चार्जिंग स्टेशन और 100 करोड़ में बसें आएंगी। और जल जीवन मिशन के लिए कितना सरकार ने इस बार दिया है? 4500 करोड़ रुपए। और शिक्षा के लिए क्या है कहानी? शिक्षा के लिए 13% राशि आवंटित किए गए। 22 नए प्राथमिक स्कूल के लिए 25 करोड़ रुपए, मतलब 22 नए प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर 22 नए स्कूल खुलते तो वैकेंसीज भी आएंगी, लेकिन ये लंबा समय हो जाएगा। देखिए कितने क्या एक काम सारे एक साल में हो पाते हैं या 2 साल। और पीएम श्री योजना के लिए 300 करोड़ रुपए। अब आप लोग याद होगा पीएम श्री योजना जो केंद्रीय विद्यालय होते थे उनके नाम बदलकर पीएम श्री योजना कर दिया गया था, मतलब पीएम श्री विद्यालय कर दिया गया था। उसके लिए 300 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़ रुपए गांव में। अब देखिए गांव में सरकार ने बोला है कि डिजिटल लाइब्रेरी खुलेगा, तो लेकिन अब क्या बता दूं, खुलेगा तो ये ही सब कागज़ पे होते हैं, रियल में कुछ होता नहीं। मैंने अपने भी गांव में जाके देखा है। पंचायत भवन का तो हालत ऐसा है, और यही नहीं अपने ही छोड़ो बहुत सारे जितने भी गांव है पंचायत भवन कूड़ा ककाड़ और ऐसे ही मतलब जर्जर हालत में है ना। उसका पूरा काम कंप्लीट हुआ है। पंचायत भवन के अंदर जो सीएससी सेंटर खुलता है उसका भी हालत बहुत बुरा है। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार तो पैसे दे ही रही ना। देखिए डिजिटल लाइब्रेरी के नाम पे 454 करोड़ रुपए। अब सोच सकते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी वाईफाई लगेगा, उसमें चेयर कुर्सियाँ ये सब पूरा डिजिटल सिस्टम होगा, बच्चों को टैबलेट दिया जाएगा लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। लेकिन कहाँ किसी गाँव में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बहुत कम, इक्का दुक्का। मान लीजिए पूरे प्रदेश में देखेंगे तो ये बड़ी बुरी दशा है। लेकिन क्या कहा जाए, सरकार पैसे तो दे ही रही है। फिर पॉलीटेक्निक स्मार्ट क्लासेस रूम के लिए 100 करोड़। अब पॉलीटेक्निक की जो क्लासेस उनको स्मार्ट क्लास बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए देगी। इसका मतलब जितने भी पॉलीटेक्निक कॉलेज हैं उन सब कॉलेजों में बोर्ड स्मार्ट लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा, इन सब चीज़ों का मतलब पूरा स्मार्ट इंटरनेट का पूरा मतलब फ़ायदा दिया जाएगा। हायर एजुकेशन में छात्राओं को लाभ मिलेगा। स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। अब जो बच्चे 12th को पास करेंगे तो उनको स्कूटी मिलेगी, लेकिन क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके बारे में अभी कोई गाइडलाइन नहीं आया है। फिर गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय 2025 में पूरा होगा। तो गुरु गोरक्षनाथ ये मुझे लग रहा है गोरखपुर में ही खुल रहा है, कंफर्म नहीं हो, इसे कंफर्म कर लीजिएगा। तो पूछ सकता है गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय। आयुष का मतलब क्या होगा? एम्स की तरह काम करेगा।
इसमें भी आयुर्वेदिक और मिक्स एलोपैथिक मिक्स इलाज होगा। फिर बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई, यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे बलिया बलरामपुर में, तो बधाई हो बलिया बलरामपुर वालों के लिए। कृषि और ग्रामीण विकास, कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 11% राशि आवंटित की जाएगी। मतलब कृषि और संबद्ध सेवा को। गांव में नए स्टेडियम के लिए 125 करोड़ रुपए, हद है। मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन ये बंदर बांट होगा। कभी कभी इसी चीज़ का दुख होता है, सरकार पैसे देती है लेकिन ऊपर से आते आते वही कहानी है कि 100 रुपये से सिर्फ 10 रुपया काम में लग पाता है। वो 10 रुपया काम ऐसे होता है कि बस अगले दिन उद्घाटन करके काम खत्म। मत्स्य संपदा योजना के लिए 125 करोड़ 195 करोड़ और भारतीय स्वच्छ भारत मिशन के लिए 425 करोड़। महिला एवं बाल विकास, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी के लिए 400 करोड़ रुपए लिए दिया जाएगा। मतलब रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, इसमें क्या होगा, जो अगर महिलाएं जो हैं स्कूटी खरीदती हैं तो उनके महिलाओं के नाम पे तो इनको कुछ सब्सिडी उडी मिलेगा इस टाइप का। पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पात्र लाभार्थियों के लिए 2,980 करोड़ रुपए दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए जिनके पति नहीं है, विधवा है, उन सबको इतना रुपए दिया जाएगा पेंशन। मतलब ये सबको नहीं मिले, बटेगा उनमें पैसे थोड़े थोड़े, लेकिन क्या स्थिति होती है भगवान जाने। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 700 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त हुआ है। कन्या सुमंगला योजना हम लोग पढ़े थे, जब बच्ची पैदा होती है तो उसके नाम से सरकार पैसा कुछ उसमें बांट के देता है किस्तों में। उसके लिए 700 करोड़ रुपए दिया गया है इस साल के लिए। तो इस साल जितनी बच्चियां पैदा होंगी उन सब में पैसे जाएंगे। कोविड के दौरान संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सेवा योजना, बाल मुख्यमंत्री सेवा योजना 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। अब याद करिए, हम लोगों को याद है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे योजनाओं में, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसमें क्या हुआ था कि जिनके माता पिता नहीं हैं, जिन बच्चों के या किसी बच्चे के माता पिता कोविड में डेथ हो गए, वो अनाथ हो गया, तो उन सबको 4,000 रुपये पर महीना दिया जाता था और पढ़ने के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था किया था। तो उस योजना को चलाए रखने के लिए सरकार ने 252 करोड़ रुपए दिया है। पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए मूल्य समन्वित बाल विकास के लिए लगभग 4,119 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किया है। फिर मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पुष्टाहार में वही जो महिलाएं वीक हैं, जिनमें कमियां हैं, तो उनको वो सब दिया जाता है, दूध, घी, दलिया, ये सब का पैकेट बांटा जाता है, वो उसका कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। सामाजिक विकास और जन कल्याण, तो पीएम आवास योजना के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। गांव में इसका बड़ा अच्छा काम भी चल रहा है। पीएम आवास के लिए 4,848 करोड़। 2025 में छात्रों को टैबलेट वितरण योजना, वृद्धा किसान पेंशन योजना के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। तो वृद्धा पेंशन योजना पहले 500 था, अब 1,000 हो गया है। तो इसमें 8,105 करोड़ रुपये सरकार ने दिया है। सभी वर्ग की पुत्रियों को विवाह हेतु अनुदान, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। ये अनुदान अगर मान लीजिए किसी के बच्चियां ज़्यादा हो, मतलब विवाह करने में असक्षम हैं, तो आपको मुख्यमंत्री के नाम एक लेटर, या आपके पास आसपास जो विधायक हैं उनसे जाके संपर्क करिए, उनसे लेटर लिखवा के वो अनुदान आप ले सकते हैं। 1 लाख 2 लाख ऐसे कुछ मिलता है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये उसके लिए सोचिए, सरकार ने 550 करोड़। तो इस तरह से अगर सरकार बहुत मदद कर सकती है चीज़ें, लेकिन लोगों को जानकारी के अभाव में लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्यों हूँ, मैं तो इसीलिए हूँ कि अगर मैं इतना मुझे भगवान ज्ञान दिए हैं तो कम से कम लोगों को जानकारी जन जन तक पहुँचा सकूँ कि लोगों के साथ गलत ना हो, योजनाओं का लाभ उठा सकें। क्यों पढ़े लिखे क्या मतलब निकलता है, अगर आपके पास ज्ञान है और उस ज्ञान से लोगों का भला नहीं हो सकता तो क्या मतलब निकलता है। तो ये सब योजनाएं हैं जिनमें मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि इनका यूटिलाइजेशन भी कहाँ है। वृद्ध एवं आसक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालन करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं में को सहायता, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि कोई जो है वृद्धाश्रम आश्रम खोल लिया है, तो उसको मतलब चलाने के लिए अगर उसके पास पैसा नहीं, लोग दान नहीं मानते, वृद्धाश्रम मिलता भी है, ऐसा नहीं है। तो उन वृद्धाश्रम को संचालित करने के लिए जो है 60 करोड़ रुपया सरकार भी अगर पैसा चाहिए दे देंगे। अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राओं के पूर्व दसम एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर SC ST के छात्र छात्राएं हैं तो अगर कक्षा 10 से पहले और 10 के बाद
मतलब उनकी स्कॉलरशिप ना अटके। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि SC ST की स्कॉलरशिप सबसे पहले आ जाते थे, क्योंकि सोचिए सरकार इनके लिए अलग से एक पूरा व्यवस्था करती है। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं कह सकते कि सरकार किसी के प्रति काम नहीं कर रही, काम तो सब कुछ होता। पैसा जो दिख रहा डाटा में, वो सब पैसे आते हैं, रियल में आते हैं, और वो हर साल पैसे ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन वो पैसे कहाँ ख़त्म होते हैं, इसका बायोडाटा लोकपाल समिति देती है, कैसे देती है, सब ऐसे ही चलता रहता है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के समग्र विकास किया जाना है। तो ये पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री जनजात आवासीय न्याय अभियान, तो ये जो है ये PM जनमन किसके लिए शुरू हुआ है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए 1998 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की गई है। कृषकों को दुर्घटना बस मृत्यु अनैतिकता की स्थिति में आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री आकस्मिकता कल्याण में 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। मतलब अगर मान लीजिए किसी कृषक को अनैतिक मतलब किसी तरीके से डेथ हो जाती है, तो उसमें सरकार कुछ ना कुछ उनको दुर्घटना में मदद करने के लिए पैसा भी देती है। लेकिन ये सब पैसा पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती है। मुझे पता है सरकार को इसमें जैसे जिस तरह से गवर्नेंस पे जोर दे रही है, लेकिन अब मुझे लगता है सरकार को थोड़ा सा जैसे जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट करके वेबसाइट बनाया गया है, उसमें योजना और वो प्लान जो होता है, आप खुद ही फॉर्म भर दीजिए, खुद ही जाके किसी मतलब वो नहीं, अगर आप थोड़ा सा लिटरेट हैं कंप्यूटर को लेके, तो उस तरह से कर पारदर्शिता तो आ रही है, लेकिन वो पारदर्शिता अभी भी इतना नहीं है। मतलब मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि ये पैसे जा कहाँ चले जाते, बहुत ज़्यादा पैसे, थोड़े तो हैं नहीं, तो जाते कहाँ हैं। लेकिन चलिए जो भी है, क्या कर सकते हैं। हाँ ये है, हम आप लोगों को पढ़ा इसलिए रहे हैं कि आप सब बच्चे जब पहुँचेंगे उस जगह पे, तो कम से कम आप सभी हम सब लोग मिल के उन योजनाओं पे बंदरबांट नहीं करने की कोशिश करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। चिकित्सीय और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6% की राशि आवंटित की गई है। आयुष्मान कार्ड में पूरे देश को उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तो पूछ सकता है आयुष्मान कार्ड में भारत में उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है, तो वो पहले स्थान पे है। सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनवाया है। राजकीय औषधि कॉलेज की स्थापना और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना होगी। अब देखिए औषधि और होम्योपैथिक कॉलेज, होम्योपैथिक जैसे लखनऊ में हनीमैन पे बना हुआ है, उसी तरह से कॉलेज की स्थापना होगी। तो बढ़िया कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। बलिया बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनेगा, ये तो पता है। साइबर सुरक्षा तकनीक का विकास के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए 3 करोड़ रुपए का, तो ये जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकलती है, ये साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की घोषणा होगी, क्लियर है। टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशनल पार्क की स्थापना होगी, टेक्नोलॉजी के रिसर्च के ऊपर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सरकार बहुत काम कर रही है। इस बार मोदी जी गए थे फ्रांस में AI समिट में, तो उसमें भी उन्होंने AI को लेकर भविष्य में बिजनेस क्या क्या हो सकता है उस पर बड़ा बात किया है। तो मैं देख रहा हूँ कहीं न कहीं सरकार जो है टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी एग्रेसिव रूप से काम कर रही है। मतलब उन्हें समझ में आ रहा है कि ऐसा ना हो कि हम लोग लेट हो जाएं चीज़ों को। जैसे इंटरनेट में हुआ था, इंटरनेट अमेरिका में पूरी तरह से सार्वजनिक हो गया था 1993। भारत में गवर्नेंस प्राइवेटाइजेशन था नहीं, तो गवर्नेंस के माध्यम से आते आते हम लोग 1998 में गवर्नेंस रूल लाए। उसके बाद IT मिनिस्ट्री जो है 1999 में बनाया, और 2000 में IT एक्ट बनाया, 2008 में IT एक्ट को संशोधित किए। फिर कॉमर्स एक्ट जो आई पॉलिसी 2019 में आया। तो ये मतलब बहुत लेट हो चुके थे, सरकार सोच रही इस चीज़ पे लेट ना हो, तो इसीलिए फिर AICT बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए। तो क्या लगता है AICT कैसे बनेगी? उसमें कैमरा लगे रहेंगे प्रॉपर, हर जगह डिस्प्ले, बोर्डिंग होर्डिंग, मतलब सब कुछ टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज होगा, और ये सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी विथ AI मेथड से, नॉट मतलब मैनुअल नहीं होगा, सब ये ऑटोमेटिक होंगी। सिंपल सी बात, वहाँ सारी चीज़ें बाथरूम से लेके ये मतलब AICT। तो अगर सोचिए ये जो जापान उपान दिखाई देता है ना, बाथरूम गए घुसे पानी ऑटोमेटिक निकल रहा है, लेकिन अगर 5 करोड़ कुछ नहीं होता है देखा जाए, लेकिन हाँ अगर इस पर थोड़ा बहुत काम किया जाए तो मे भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर ICT लैब और स्मार्ट सिटी योजना की बात करते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की योजना, नगर निकाय और शहरों का विकास, प्रत्येक नगर के विकास के लिए 2.5 करोड़ रुपए मिलता रहेगा बजट।
58 नगर निकायों का विकास किया जाएगा। नगर निकाय का मतलब ये होता है कि जो गांव जिनकी आबादी 10,000 के ऊपर हो चुकी है, अब उनको धीरे धीरे हम लोग नगर में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ उस शहर, उस गांव की ज़मीन की वैल्यू, वहाँ के डेवलपमेंट में जो प्रधानी वाला हीला हवाली होता था, प्रधान बन गया, वो मामला धीरे धीरे खत्म होगा। तो 58 नए नगर निकायों का विकास होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने? 58। एनसीआर की तरह स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर बनेगा। इससे बात किया था मैंने बहुत बार, कई लोगों से बताया कि एससीआर बनने वाला है। जैसे एनसीआर बना था ना दिल्ली वाले में, उसी तरह से एससीआर बनेगा, जिसमें से लखनऊ के कितने जिले हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। हाउ मेनी स्टेट डिस्ट्रिक्ट इन एससीआर? तो 6 डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, जिसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी शामिल होंगे। तो लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। पर्यटन संस्कृति विकास के लिए सरकार क्या काम कर रही है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपये पहले डिस्कस कर लिए। अयोध्या पर्यटन पे अभी भी सरकार पैसा खर्च करने से रुक नहीं रही है, उसमें 150 करोड़ रुपये दे रही है। चित्रकूट और मथिया पर्यटन विकास के लिए 125 करोड़ रुपये। और जन उपयोगी मंदिरों का जीर्णोद्धार, मतलब जो मंदिरें जनता के लिए उपयोगी होंगी उनका जीर्णोद्धार के लिए सरकार 30 करोड़ रुपए दे रही है। वन एवं पर्यावरण, वन वर्तमान में प्रदेश में वृक्षादन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% हो गया है। ये चीज़ याद करने वाली है कि इतने वृक्षादन, वनावरण, वृक्षादन, इन सब में अंतर होता है। तो वृक्षादन का मतलब होता है लोगों ने इतने % पेड़ लगा दिए हैं, तो ये 9.96% है। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। उत्तर प्रदेश वनावरण और वृक्षादन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पे है। तो दूसरे स्थान पे है मतलब पूरे देश में वृक्षादन पे। और प्रदेश में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 123 से वर्ष 2022 में 205 हो गए। मुझे हंसी आती कभी कभी, 173 है और 205। हाँ, इसीलिए बाघों की संख्या बढ़ गई है, इसीलिए लखनऊ बहराइच निकल के घूम रहे हैं मज़े से, क्योंकि संख्या बढ़ेगी तभी घूमेंगे। तो ये निपटाएंगे लोग, कोई बात नहीं। इस पे वन विभाग वाले बेचारे बड़े तरसते हैं। गोरखपुर में देश का पहला गिद्ध जनजातीय केंद्र स्थापित होगा, ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के वानिकी औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। तो ये तो था हमारे बजट के बारे में। अगर आपको समझ में आया होगा तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। और स्टे ट्यून ऑन माय चैनल जीवन ज्ञान ऑफिशियल। दोस्तों, मैं ऐसे ही आप लोग के लिए ज्ञान भरे चीज़ें लाता रहूँगा, आप लोग बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।